सर फिल्म जब भी अनुभव सिन्हा जी की फिल्म आती है तो बहुत जोरों शोरों से नाम उठने लगता है फिल्म का, और साथ ही इस फिल्म के साथ है पहला ट्रेलर आता है तो जब हम मोदी जी की आवाज़ सुनते हैं तो हम उस जोन में चले जाते हैं कि 2021 और 2020 लॉकडाउन के दौरान हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ था, बिल्कुल वही फील होने लग जाता है। फिर जब 12 दिन बाद ट्रेलर प्राइवेट हो जाता है और नया ट्रेलर आता है तो मोदी जी की आवाज़ थोड़ी सी गायब हो जाती है और एक नई चीज़ सुनने के लिए मिलती है। तो सर क्या मतलब आप देखते हैं उसकी वजह से इसमें बदलाव की क्यों ज़रूरत पड़ी, मतलब क्या किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि बहुत बवाल हुआ है जब वो ट्रेलर बंद होता है प्राइवेट हो जाता है और नए ट्रेलर की तरफ। सर आप तो प्रमोशन में बिजी थे तो हमें बवाल की जानकारी नहीं है, लेकिन इस बात का जवाब टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक इसका मेकर्स ही देख पाएंगे, है ना, क्योंकि मेरा तो वो ना मेरी वो जिम्मेदारी कि मैं ट्रेलर का ध्यान रखूँ, मैं उसको डालूँ या निकालूँ या वापस डालूँ। तो आई थिंक आप मेकर से पूछेंगे जब भी अनुभव सर को मिलेंगे, आई एम श्योर जल्द ही मिलेंगे, तो उनसे आप पूछेंगे तो वो बेटर बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाय सर, फिल्म और उस पर सवाल पूछे तो ज़्यादा, इसके ऊपर पूछे सर सामने। हाय राजकुमार, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच। सर मैं जानना दिल्ली आते ही थोड़ा सा सर मैं जानना चाहता हूँ कि फिल्म का ट्रेलर पूरा ब्लैक एंड वाइट है, और तो क्या पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में क्यों रखी गई है? और दूसरी बात कि Z5 पर इसी सेम मुद्दे पर मधुर भंडारकर ने एक फिल्म बनाई थी लॉकडाउन, और काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट था, उसमें काफ़ी स्टोरीज दिखाई गई थी, नॉट अ पर्टिकुलर अबाउट द जो इसमें दिखाया सब्जेक्ट भीड़ वाला। तो आपकी ये वाली फिल्म उस फिल्म से कितनी अलग होने वाली? सर मैंने वो फिल्म देखी नहीं है तो मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन आई एम श्योर बहुत अलग है। आई डोंट सर आपने देखी तो आपको ट्रेलर से लग रहा होगा, मुझे लोगों ने बोला है कि काफ़ी अलग है, आपका जो ट्रेलर है वो काफ़ी अलग है, और ये ब्लैक एंड वाइट है क्योंकि मैं आशुतोष की लाइन चलाऊंगा, ये बहुत अच्छी बात बोलते हैं सर, आप ही बोलिए ना, मुझे त्रास नहीं होगा सर, बहुत अच्छी बात। नहीं सर, सर की भाषा में सुनेंगे, उनकी लाइन मुँह से सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनाई है उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जो भी हमारे जीवन की त्रासदी होती है, आपदा होती है या विभीषिका होती है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहते हैं, वो कभी भी रंगीन नहीं होती, वो हमेशा श्वेत या श्याम होती है। अगर आप देखेंगे तो जैसे बिग बैंग जब हुआ था तो हमें ये कहा जाता है कि धरती पर पहले गहन अंधकार था और फिर एक धमाके के साथ प्रकाश हुआ। तो जब उस आप ब्लैक एंड वाइट जोन से बाहर निकलते हैं तब कहीं हमारी और आपकी ज़िंदगी सतरंगी होती है, रंगीन होती है। तो हम जो भीड़ में बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उस विभीषिका की जिसके अंतर्गत पूरी मनुष्य जाति, वह मनुष्य जिसने धरती ही नहीं चंद्रमा से लेके मंगल से लेके तमाम ग्रहों को अपने कदमों के नीचे रख लिया हो या अपने हाथ में पकड़ लिया हो, उस शक्तिशाली मनुष्य को उस कोरोना वायरस ने अपने घरों में 4x4 के दायरे में सिमटा के रख दिया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आपदा थी मनुष्य जीवन में जो हमारे और आपके सामने निकल के आई, और उसके पीछे वजह सिर्फ यही थी कि वो दौर जो था वो ब्लैक एंड वाइट का था। अगर आपकी कोई सतरंगी यादें हों लॉकडाउन की या कोरोना काल की तो मुझे बताइए कि ऐसा अगर आपको लगता हो कि अगर आप उसे रंगीन याद कर सकें, मतलब हम तो नहीं कर सकते। सर टीज़र हट गया, उसके बाद दोबारा डाला गया, उसमें कुछ चीज़ें जैसे उन्होंने भी बोली कि हटाई गई, मोदी जी की आवाज़ नहीं दब गई। आप वो हो चुका है तो सर जैसे मूवी है, मूवी में लॉकडाउन पूरी तरीके से दर्शाया गया है, इसमें हिंदू मुस्लिम भी दर्शाया गया है। देखिए जब कोई आपदा आती है तो आपदा बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के जैसी होती है। जैसे पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ये नहीं देखता कि ऊपर से पुण्यात्मा गिर रहा है या पापात्मा गिर रहा है, अगड़ा गिर रहा है या पिछड़ा गिर रहा है, हिंदू गिर रहा है या मुसलमान गिर रहा है। उसका धर्म होता है कि जो कुछ भी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। तो जो आपदा होती है वो भी किसी वर्ग, वर्ण या जाति या धर्म या देश काल परिस्थितियों को नहीं देखती, वो सिर्फ आपदा होती है। और उस आपदा के संपर्क में आने वाला प्रत्येक मनुष्य, उसकी तमाम विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं, और जब व्यक्ति की विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं तब वो भीड़ में कन्वर्ट हो जाता है और भीड़ के जैसा न
दिखाई देने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेजेडी थी उसने हमारी और आपकी समस्त विशेषताओं को समाप्त कर दिया था। इसलिए हमारी फिल्म भीड़ है कि जिसमें विशेष लोग भी शेष हैं। हिंदुस्तान दर्पण सर, जैसे इस फिल्म में जो ट्रेलर देखने से पता चला है कि 1947 का पार्टीशन प्लस 2020 लॉकडाउन है, तो कैसे आपने दोनों को इंटरलिंक किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अनुभव सर का तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट वीडियो आया था, उसमें ऐसा कुछ जिक्र था। तो अगेन देखिए, टीजर मैं नहीं काटता, ट्रेलर मैं नहीं काटता हूँ, मैंने अपना काम किया है फिल्म में। तो आप मेरे काम के बारे में पूछेंगे, फिल्म के बारे में पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। क्रिएटिव डिसीजन जो है उनके बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ। हेलो, हाय सर, दिस साइड आकाश फ्रॉम filmikida.com। सर मेरा सवाल आप नाम से है। सर मूवी का नाम भीड़ है, तो इसमें दिखाया गया है कि कोविड के दौरान जो मतलब एवरीवन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, मतलब सभी एक ही तराजू में तोले जा रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने उस दौरान पर्सनली क्या फील किया कि जिससे आप इस फिल्म में कनेक्ट कर पाते हैं कि भाई मैं भी उस दौरान मतलब कोई एक स्टार नहीं था, मैं भी एक आम आदमी की तरह ही जीवन जी रहा था। तो क्या आपने डिफरेंस देखे उस दौरान? मैं आप दोनों की इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल हम रिलेट कर पाए, क्योंकि और हमने जो फिल्म शूट की है वो कोविड टाइम में की है। ऐसा नहीं था कि कोविड उस टाइम चला गया था, हम लोग ऑफकोर्स प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, गाइडेंस फॉलो कर रहे थे। तो हमारे आसपास था कोविड तब भी, तो वो जहन में तो था ही कि अभी भी ये कोविड जो है वो गया नहीं है, इधर ही है। लेकिन जो चीज़ें हमने महसूस की, जैसे हम सब ने देखा ऑफकोर्स, जब इतने हज़ारों माइग्रेंट वर्कर्स जब चल जा रहे थे वापस अपने अपने घरों में, तो वो तस्वीरें बहुत ही पावरफुल थी, वो बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें थी। तो वो सब हमारे दिलों में रह गई, हमारे दिमाग में रह गई। और फिर हमने जब फिल्म शुरू की तो माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर भी इसका एक चैप्टर है, हमारी कहानी जो बेस्ड है कि कैसे वो लोग जब गए वापस, तो वही जब हमने सिर्फ वही तस्वीरों तक देखा उन्हें, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या वो वापस पहुँचे या अगर पहुँचे तो घर पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए। तो उसी के चलते अनुभव सर ने एक फिक्शनल कहानी बनाई है, एक फिक्शनल किरदारों को लेकर, जो एक जंक्शन पर मिलते हैं। कहानी एक दिन की है, वहाँ पर ये मिलते हैं, फिर इनके साथ क्या क्या होता है। जैसे हमने कहा कि ट्रेजेडी चल रही है पूरी दुनिया में, ग्लोबली, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में। तो उसमें जब ये मिलते हैं तो कौन कैसा, सबकी ह्यूमन नेचर जो है बाहर निकल के आने लगते हैं। हमारी फिल्म उस बारे में, ह्यूमन स्पिरिट के बारे में है। हमारी फिल्म एक्चुअली होप के बारे में है। हमारी फिल्म एक बहुत ही पॉजिटिविटी के ऊपर मैसेज देने की कोशिश कर रही है। हेलो सर जी सर, मेरे अनुभव, सबसे पहली बात तो ये है कि इसको सिर्फ आप हमारी ही फिल्म ना कहें, क्योंकि कोविड काल से आप भी ग्रसित रहे हैं और पूरा का पूरा विश्व ग्रसित रहा है। तो ये आपकी भी फिल्म है, और जैसी हमारी यादें हैं वैसी ही मुझे लगता है कि आपकी यादें होंगी। इसमें आप भी अपनी पत्रकारिता के कारण आपको देखना पता लगा होगा कि कितनी नई नई टेक्निक्स आ गई थी कि हम ऑनलाइन काम करने लगे। तो सारी की सारी चीज़ें हम दूर रहते हुए कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कोविड जिस तरीके से था कि पहले पता लगा कि भाई सैनिटाइज़र से इस्तेमाल कर लीजिए, फिर पता लगा कि नहीं ये मेटल पे इतनी देर रहता है, फिर लगा कि प्लास्टिक पे इतनी देर रहता है, फिर आपने देखा होगा कि अगर लिफ्ट में कोई चल रहा है तो वो पिन से उसके बटन को दबा रहा है, फिर आजू बाजू से निकलने, फिर देखने, अचानक लगा कि नहीं देखने से होने लगा है, फिर लगा कि हवा से होने लगा है, कई किस्म की तमाम चीज़ें थी। और इसका सीधा संबंध जीवन से था। और इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो आज की तारीख में हम और आप सब जीवित हैं, जिसके किसी एक जानने वाले ने जीवन ना खोया हो पूरे विश्व में। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी भयानक भयंकर त्रासदी थी जिसने मनुष्य के अहम को तोड़कर उसके अंदर मनुष्यता का निर्माण किया था और सोई हुई मनुष्यता को जगाने का काम किया था। क्योंकि मनुष्यता जागती ही तब है जब हमारा जीवन संकट में आ जाता है। तो हमारी जो फिल्म है भीड़ की जो कहानी है वो मनुष्यता की कहानी है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु से जीवन की तरफ भागने वाले कदम हैं जो निरंतर कहीं ना कहीं उनको जीवन की आशा है उस दिशा में भाग रहे हैं। और उस रास्ते में पड़ने वाली तमाम बाधाएं या तमाम चुनौतियां उनके जीवन में कहीं ना कहीं मनुष्यता का विकास कर रही हैं। अब रही बात मेरी, तो कोविड में मैंने जो सीखा, मुझे लगा कि
हमारे जीवन में लग्जरी से ज़्यादा महत्व हमारी नेसेसिटी का है कि हम चाहें तो हम बहुत सामान्य जीवन भी जी सकते हैं, हम बहुत सारी व्यर्थ के अपव्यय करते हैं। दूसरी चीज़, हम दुनिया से तो जुड़ जाते हैं, संसार से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन परिवार से और स्वयं से नहीं जुड़ पाते हैं। तो हमने देखा कि उस कोविड ने, जो कि महामारी थी, एक भयंकर त्रासदी थी, लेकिन उसने कहीं ना कहीं संसार से जुड़ने वाले व्यक्तियों को स्वयं से जुड़ने का अवसर दिया, स्वयं से जुड़ने वाले व्यक्तियों को स्वयं के परिवार से जुड़ने का अवसर दिया। और मेरा ये मानना है कि अगर आप स्वयं से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं, तो विश्वास कीजिए जब संसार से जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे। हमारी फिल्म ये बताती है। हेलो सर, मैं रोहित मौर्य, देसी मार्टनी से। सर मेरा सवाल है कि ये जो फिल्म में जो आशुतोष जी आपने जो थप्पड़ मारा है रियल में, वो रियल में थप्पड़ मारने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जनता ऑडियंस तो ये देखती है कि सिर्फ डिशुम क्यों किया और वो कोई रियल नहीं होता, तो ये रियलिटी क्यों लानी पड़ी इतनी ज़्यादा? देखिए, ये निर्भर करता है अभिनेताओं की सहजता के ऊपर, और अक्सर हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि जितने भी हमारे एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं उसमें एक एक्टर दूसरे एक्टर की बॉडी को टच भी नहीं करता है, लेकिन कभी कभी मौके की नज़ाकत के हिसाब से या शॉट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब दोनों एक्टर सहमत होते हैं इसमें कि नहीं, वो इम्पैक्ट, क्योंकि एक ही शॉट में वो सीन होना है और होने के तुरंत बाद उसमें कहीं कोई बीच में कट नहीं है, तो आपको वो फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर चाहिए है। और साथ में उस किस्म का एक थरथराता हुआ, जब आपने कभी झापड़ खाया है पिताजी से या मम्मी से? खाया है? नहीं? अच्छा, तो जो झन्नाटेदार थप्पड़ के बाद मुझे बताओ कि आपके गाल की ये मसल्स हिलती थी कि नहीं हिलती थी? थोड़ी देर तक सन्न होता रहता था। और वो उसी मूवमेंट के लिए कभी कभी एक्टर जब अपने राजकुमार जैसे जो अभिनेता हैं, ये किसी भी किरदार की खाल में घुस जाते हैं। लोग बाल की खाल निकालते हैं, ये खाल में से बाल निकाल के फिर बाल की खाल निकाल के उसके अंदर घुसने वाले ये उतने निपुण अभिनेता हैं, तो इनके साथ तो ऑन द टोज रहना पड़ता है। और फिर इनकी रिक्वायरमेंट को मुझे लगता है कि पूरा करने के लिए कभी कभी आपको उन चीज़ों को करना पड़ता है, लेकिन ये होती तब है जब दोनों अभिनेताओं की सहमति हो। क्योंकि अक्सर पिटने वाला इस चीज़ को इनकार करता है, पीटने वाला तो तैयार रहता है क्योंकि उसको मारना है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम अभिनेताओं में कि जिसको ब्लो लेना है या झापड़ लेना है वो सहज नहीं होते हैं। यहाँ पे केस में उल्टा था कि पीटने वाला सहज नहीं था, लेकिन पिटने वाला कह रहा था कि नहीं, आप मारिए, आप संकोच मत करिए, ये आवश्यक है, आप करेंगे, क्योंकि ये एक शॉट में होना है सीन। हमारी लाइट भी जा रही है, हमारी एक दिन की कहानी है, लाइट भी जा रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, और वो जो इम्पैक्ट है वो शक्ल पे भी आना चाहिए, वो झापड़ का भी, ह्यूमिलेशन का भी, आक्रोश का भी, और अंदर का जो पैथोस है, करुणा है, जो इस किरदार की, जो इनका सूर्य प्रताप का जो किरदार है, उस किरदार की जो करुणा है, ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। तो मुझे लगा कि इसलिए एक बड़ा वैधानिक निर्णय लिया गया कि भाई अभी मतलब हम तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अभी हम आत्मा का इस्तेमाल करते हैं। राजकुमार एंड आशुतोष सर, हाय, दिस इज राधिका फ्रॉम द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ट्रेलर के अंदर आप राजकुमार आपके किरदार से आई थिंक पंकज कपूर सर कहते हैं कि हीरो बनना चाहते हो, आप ही कहते हैं। तो ये हीरो की जो डेफिनेशन होती है, ये साल दर साल, युग दर युग चेंज होती रहती है। करंटली ऐसा माना जा रहा है कि शायद कॉमन मैन ही हीरो है आज ऑन स्क्रीन पे। तो आप दोनों का क्या ख्याल है कि आज के टाइम में हीरो की डेफिनेशन क्या है, और क्या हीरो हमारे अंदर से ही आते हैं? बिल्कुल हमारे अंदर से आते हैं, लेकिन फिल्म लैंग्वेज में बात करेंगे तो हीरो की परिभाषा, डेफिनेशन कुछ और है। लेकिन मैंने कभी उस टर्म का यूज़ नहीं किया है हीरो। मुझे बहुत अजीब लगता है टर्म यूज़ करना कि मैं हीरो, मैं एक्टर। मुझे लगता है कि हीरो जब सेकेंड लॉकडाउन जो हुआ था, जिस तरह से हमने देखा कितने सारे हम सब आपस में मिलकर किस तरह से एक दूसरे के लिए खड़े थे, तो मेरे लिए वो सब हीरो थे। आई थिंक कि कोई भी इंसान जो दूसरे इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव ला सकता है बाय
I might be doing a very small thing for the other person. I think he or she is a hero for me. तो वो हीरो है हमारे लिए आई थिंक। और जो बॉर्डर पे लोग खड़े हैं हमारे, वो हीरो हैं। हम सब तो एक्टर्स हैं, लेकिन हीरोज जो है वो सोसाइटी से ही आते हैं। सर अफसोस जी जी अफसोस जी सर, अच्छा, आपको मेरी परिभाषा भी चाहिए। हीरो उस व्यक्ति को आप कहते हैं नायक, जो स्वयं से, जो स्वार्थ के नहीं परमार्थ के लिए काम करता हो, जो स्वयं के लिए नहीं संसार के लिए काम करता हो, जो खुद का हित नहीं जगत का हित देखता हो। नायक वो होता है जो सत्ता के पीछे नहीं, जिसके पीछे सत्ता भागती है। सत्ता से मतलब मैं पॉलिटिकल से मत जोड़िएगा, सत्ता से मतलब होता है एक चमकती हुई शक्ति, जो समाज के पीछे नहीं, जिसके पीछे समाज चलता है, जो अपनी संपत्ति को समाज की संपत्ति मानता है, अपनी ऊर्जा को वो समाज की ऊर्जा मानता है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आप नायक कहते हैं। और नायक जो होता है वो आम आदमी के अगर आप खास होना चाहते हैं तो आप आम हो जाइए, तभी फलों का राजा आम कहलाता है। बाकी आपने अमरूद को या बड़े वाले उसको खरबूज को जो इतना बड़ा है उसको नहीं कहा, फलों के राजा को आपने आम को ही फलों का राजा बनाया, क्योंकि वो इतना आम है इसलिए वो सबसे अधिक खास हो गया। अशोक जी इधर सर, अशोक जी आपने कोरोना के काल की जो त्रासदी आपने इसमें भीड़ में दिखाई है, एक हिंदी बैंड के जितने भी लोग थे भीड़ की तरह जो जिस तरीके से उनका रेला चला, वो एक फिल्म का कंसेप्ट बना हुआ है हिसाब से। लेकिन उस आपदा में अवसर का भी लोगों ने फायदा उठाया, बहुत सी चीज़ें इसमें आई, लोगों ने आपदा का अवसर भी उठाया। तो क्या उस अवसर को भी इसमें तलाशा गया है कहीं ना कहीं? कुछ काम आप भी तो करोगे या सब काम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में निपटवा? 24 तारीख आ तो रही है, एक बार जाके आप कृपा करके, मैं तो ये कहता हूँ कि ये वो फिल्म है जो अपने घर परिवार और माता पिता और बच्चों के साथ भी जाकर देखिए। नहीं, आप जाके देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें वो तमाम पहलू हैं या नहीं। आशुतोष सर, मैं प्रीति हूँ इंटरव्यू वाली, और आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आप लेफ्ट आउट ना फील करें, और आप जब बोलते हैं तो और भी हैंडसम लगते हैं, मन करता है आपको सुनते जाए, इतनी डेप्थ है आपके अंदर। नहीं, मैं विश्वास कीजिए, मैं कभी भी अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नाक में चमकने वाली नथ का अपना सौंदर्य होता है और गले में पहनने वाले हार का अपना सौंदर्य। राजकुमार, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि अपने आप में इंस्टीट्यूशन है आशुतोष जी, तो आपका क्या अनुभव रहा, आपने क्या क्या सीखा इनसे मूवी के दौरान, और कुछ टिप्स दिए उन्हें आपको, या कैसा एक्सपीरियंस? ये सवाल मुझसे भी पूछिएगा। जी बिल्कुल, आप सब बता चुके हैं, इसलिए राजकुमार से अभी पूछना चाह रही हूँ। आशु सर, हम इनको प्यार से आशु सर बोलते हैं। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ इनका। इनके तमाम जो काम है मैंने सब देखे, और फिल्म में हालांकि क्योंकि जैसे हमने बताया कि लाइट कम होती थी, वक्त बहुत कम होता था, तो वहाँ पर हम लोग, मैं जैसे आप उनको सुनते हैं ना, वैसे हम भी बस बैठ जाते थे कि सर आप बोलिए, बस हम बस सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान है उनके पास। तो मैं एज ए स्टूडेंट उनके सामने बैठ के बस उनसे सुनते हैं हम, और स्पेशली जब ये और अनुभव सर साथ में होते हैं, तो बस इन दोनों की बातचीत को आपको सुनना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज एन एक्टर आप देखें कि इस फिल्म में आशु सर ने इतना अलग काम किया है ना, हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में आपको बहुत ही अलग आशुतोष राणा देखने को मिलेगा। इन्होंने बहुत ब्रेक किया अपने आप को इस फिल्म के लिए, आसान नहीं है। आई थिंक जिस तरह का किरदार है वो बहुत ईजी होता है, उससे हम कई बार यूज्ड टू गो विद द फ्लो के एक सीनियर है और उनकी अथॉरिटी है। जिस तरह से उन्होंने उसमें बहुत अपनी तरीके का ह्यूमर भी डाला है, जिसको आपको समझ नहीं थे आपको कि आपको इस बात को बुरा लगना चाहिए कि आपको हंसना चाहिए। आई थिंक वो सब इनका योगदान है। इतने प्रतिभाशाली, एक तो उनके साथ बैठती बहुत हिंदी निकलती है, ये बहुत कंटेजियस है। इतने टैलेंटेड हैं, और दुश्मन और संघर्ष से लेकर भीड़ तक मैंने सिर्फ सीखा है इनसे कैसे परफॉर्मेंस देनी है, कैसे काम करना है, और कैसे बाकी चीज़ों की नॉलेज होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। राजकुमार सर, आई सेकंड ऑन यू। हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका फ्रॉम न्यूज़ 18। मेरा सवाल आशुतोष सर से, और जैसे राजकुमार जी कह रहे थे ना, सब पत्रकार के तौर पे हमारा काम है शब्दों के पीछे के अर्थ को समझना, पर जब आशुतोष जी बोल रहे हैं तो अर्थ सर आ ही नहीं ना समझ में, क्योंकि हम शब्दों में घिरे हुए हैं, और बहुत शानदार। मेरा सवाल आपसे ये है सर, इस साल पठान जैसी फिल्म
में आप नजर आए हैं। घोर कहते हैं ना, घोर कमर्शियल फिल्मों से भी आपका नाता रहा है और आप उनमें भी चमके हैं, और अब एक भीड़ आप कर रहे हैं और इसमें भी आप अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। एक एक्टर के तौर पे कौन सा वो सिनेमा है, अगर आप चूज कर सकें, कौन सी वो फिल्म है जिसे करने के बाद आपको लगता है कि हाँ भविष्य में, जब जैसे आज हम 100 साल के सिनेमा की बात करते हैं, अगर हम अगले 110 साल के सिनेमा की बात करेंगे और पिछले 10 साल की फिल्मों की बात करेंगे, तो आप किसके तौर पे जाना चाहेंगे? भीड़ के आशुतोष के तौर पे, या पठान, या ओम, कवच जैसे आशुतोष के तौर पे, किसके तौर पे सर? मैं अखंड विश्वास करता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि जात जात की जात है और जात जात में जात, अभिनेता जात अजात है वह सब जातन में जात। तो मैं एक भारतीय अभिनेता के रूप में अपने आप को जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हर अभिनेता की ख्वाहिश होती है कि उसके द्वारा अभिनीत किए गए प्रत्येक किरदार सिर्फ उसकी स्मृति में न रहें, बल्कि उन दर्शकों की स्मृति में भी रहें जिन दर्शकों, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग निर्मिती हैं और दर्शक निर्माता होता है। तो निर्मिती को अपने सौंदर्य की जानकारी नहीं होती, निर्माता को अपनी निर्मिती के सौंदर्य की जानकारी होती है। और जब निर्माता अपनी निर्मिती के प्रेम में पड़ जाता है, उसको स्मरण में रखता है, तो हमारा आना भी सफल हो जाता है, हमारा जाना भी सफल हो जाता है और हमारा रहना भी सफल हो जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा तो प्रत्येक किरदार एक अभिनेता के रूप में आप हमको प्यार करें, हमको स्मरण करें, क्योंकि जब आप देखते हैं तब हम देखने योग्य हो जाते हैं। जब आप अपने घर से चलते हैं तब हमारा घर चल पड़ता है। जब आप पैसे खर्च करते हैं तो हमें पैसे मिलने लगते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप विश्वास कीजिए, चाहे वो कोई भी नेता हो या अभिनेता हो, ये समाज की निर्मिती होते हैं। तो निर्मितियों को तो आनंद मिलता है कि अगर उसका निर्माता उससे प्रेम करे, उसको स्नेह दे, उसको समेट के रखे, उसको सहेज के रखे और उसका लगातार उसके ऊपर काम करता रहे, ताकि उसका सौंदर्य